नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए पत्रकार गणों एवं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का एक साधन भी है। आम जनता को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के परिचित कराना हो या फिर उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना हो। और इस बीच केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, आशा नौटियाल केदारनाथ से उपचुनाव लड़ेंगी और इसी के साथ बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है आशा नौटियाल। केदारनाथ से विधायक रह चुकी है आशा नौटियाल। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी के बीच अब ये बड़ी खबर, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए। आशा नौटियाल को चुनाव में उतारा गया है। आशा नौटियाल अब चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो सियासत है वो लगातार चरम पर है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आशा नौटियाल लड़ेगी केदारनाथ से उपचुनाव। बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है आशा नौटियाल। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुकी और अब उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड सुना। इस दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि भारत में हर युग में नई चुनौती आई है, लेकिन हमने उससे पार पाया है। पीएम ने इसी के साथ क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को भी याद किया। पीएम ने आगे कहा कि भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भी भारत में क्रांति चल रही है और इसके कारण देश में क्रिएटिविटी की लहर है। पीएम ने ऑनलाइन गेमिंग में भारत की पकड़ और गेमर्स की भी तारीफ की। पीएम ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आम लोगों को सलाह दी कि वो कोई भी खरीदारी स्थानीय लोगों से ही करे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। और वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागीय योजनाओं के प्रस्ताव जमीनी परीक्षण के लिए बगैर सीधे कैबिनेट बैठक में भेजने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने विभागीय सचिवों को निर्देश दिया कि वे जमीनी परीक्षण और आकलन करने के बाद ही कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ऐसा न करने से योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की परीक्षण और तुलना कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। और वही तकनीकी शिक्षा में नए आयामों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि छात्रों को विदेश में भी काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भाषाएं विश्व के कई हिस्सों में बोली जाती हैं, तो इस माध्यम से छात्रों को रोजगार की संभावनाओं को तलाशने का मौका मिलेगा। हमारे बच्चों को दुनिया के देशों में भी उनको छपाया जा सके, इसके लिए एक और हमने काम किया है कि हम पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी पढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज के माध्यम से, जहां देश के क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश बोली जाती है, तो वहां पर भी वो अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाश सके। और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में अभियान के तहत राष्ट्रीय कृषि
में हिस्सा लिया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। इस बात पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड के अंदर घेरबाड़ सबसे बड़ी समस्या है और 2 साल पहले घेरबाड़ के लिए भारत सरकार से पैसे मिलना बंद होने से प्रदेश में पलायन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा और उन्हें यह भी अनुरोध किया गया है कि हिमालयी राज्यों के लिए कृषि की अलग नीति बननी चाहिए। मुझे कृषि मंत्री होने के नाते जो एक कृषि मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में था, उसमें जाने का मौका मिला और मैंने उत्तराखंड की समस्याओं से माननीय शिवराज सिंह जी को, केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या घेरबाड़ की है, क्योंकि पूर्व में 2 साल पहले हमें पैसा दिया जाता था भारत सरकार से, वो बंद कर दिया गया, जिसके कारण आज हमारे यहां से पलायन हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि उस दिशा में केंद्र की सरकार काम करेगी। और गुलरभोज में विधायक अरविंद पांडे ने कोपा बसंता कृपाली तिराहे से कुला मार्ग तक डामरीकरण का शुभारंभ किया और 3 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का काम पीडब्ल्यूडी की तरफ से करीब 45 लाख की लागत से किया जा रहा है। इस दौरान विधायक पांडे ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जनभावना के अनुरूप कई विकास कार्य किए गए हैं और ये कार्य भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय जन प्रतिनिधि और निवासियों से आग्रह किया है कि डामरीकरण में कोई भी कमी हो तो उनको तुरंत सूचित किया जाए। विभिन्न विभागों के माध्यम से जनहित में जहाँ जहाँ डिमांड होती है और जहाँ आवश्यकता होती है, बजट के अनुसार हमारी सड़कें हैं, गुल हैं, नालियाँ हैं, सामुदायिक भवन है, बिजली है, पानी है, इसकी कार्य स्वीकृत होते रहते हैं। और जहाँ जनता मुझे जब जब अवगत कराती है तो उसके विभिन्न विभागों के माध्यम से डेवलपमेंट का करने का काम किया जाता है। आज कोपा कृपाली से लेकर कूल्हा तक, गुलरभोज से लेकर कोपा कृपाली कूल्हा तक इस सड़क की नवीनीकरण की आवश्यकता थी। जगह जगह गड्ढे पड़े रहे थे। अगर जो सही समय पर इसको नवीनीकरण नहीं कराया जाता तो आने वाले समय में और टूट जाती, तो इसको कहीं न कहीं नया बनाना पड़ता। नया बनाने में बजट की भी बहुत आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे केदारनाथ उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है। चुनाव की तैयारी के लिहाज से बीजेपी काफी आगे दिख रही है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 16 से 18% अनुसूचित जाति का वोट है, जिसको अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी को साधने के लिए बीजेपी ने सतेरा खल चोपता मंडल के अंतर्गत चोपता में अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे केदारनाथ विधानसभा के चुनाव संयोजक और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभी का बीजेपी परिवार में स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया और बीजेपी केदारनाथ विधानसभा प्रभारी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पटका पहनाकर सबको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के भाइयों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंदर भी विशेषकर केदारनाथ विधानसभा में अनुसूचित जाति का जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ रहा है। आज चोपता में केदारनाथ विधानसभा के बहुत सारे अनुसूचित जाति के भाई, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व अधिकारी, कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ये इसी का परिणाम है कि अनुसूचित जाति के समाज का विश्वास लगातार पुष्करधामी के प्रति बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमको ये सूचना मिल रही थी कि बड़ी संख्या में हमारे दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उसी कड़ी में हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया था। 48 घंटे के नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उमड़ करके लोग इस कार्यक्रम में आए हैं वो इस बात का परिचायक है
कि आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा में एक नई परिपाटी, एक नई परंपरा प्रारंभ होने वाली है। और भाजपा संगठन पर्व का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस मौके पर बीते रोज प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश का अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्षेत्रीय विधायक खजान दास, प्रभारी दुष्यंत गौतम व पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से इसे किया जा रहा है और इसी के साथ ही बूथ स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर संगठन पर्व व्यापक रूप से हो, इसके लिए प्रदेश में 100% इकाइयों पर संगठन के चुनाव को पूरा किया है। देखिए, संगठन पर्व का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है और सक्रिय सदस्यता की गति बढ़े और आगामी दिनों में हमारे बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक, उसके बाद राष्ट्रीय तक के चुनाव का प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। उस संदर्भ में हमारी जिले की चुनाव प्रबंध की टोली बन चुकी है। मंडल स्तर पर हमारे चुनाव पर्व सहयोगी के नाते उसकी घोषणा हम लोग को करनी है और संगठन पर्व अच्छा हो, व्यापक रूप से हो। उत्तराखंड के अंदर हमने 100% इकाई पर संगठन के चुनाव को किया है, तो अधिकतम बूथ तक हमारे संगठन का बूथ अध्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आ जाए। इस भाव के साथ ये आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी बैठक में आए हुए हैं। और केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए राजनीति गर्मा गई है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सबसे पहले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस ने मनोज रावत को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी आशा नौटियाल पर भरोसा जताया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस संगठन सोच समझकर कदम बढ़ा रहा है। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर माहौल बनाने तक हर चीज में उपचुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। कांग्रेस ने मनोज राव की स्थानीय लोकप्रियता को ध्यान से रखकर उन पर भरोसा जताया और बीजेपी ने आशा नौटियाल के अनुभव पर दांव खेला है। और केदारनाथ उपचुनाव के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत को एक बार फिर केदारनाथ विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में चुना गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि मनोज रावत के लिए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और साथी सहयोगी अपनी भागीदारी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दिन मनोज रावत अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और जिस तरह का वातावरण भाजपा ने बना रखी है, उससे बीजेपी उपचुनाव के लिए डरी हुई है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, पार्टी हाईकमान द्वारा श्री मनोज रावत जी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है और हम सभी पूरी पार्टी कांग्रेस और हमारी साथी सहयोगी इस चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सी दिखाई दे रही है, चुनाव से बचना चाहती थी, चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो, चाहे शासन के चुनाव हो। और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। मनोज रावत 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी। वहीं बीजेपी ने केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अभी अभी हमारे प्रदेश के उपचुनाव जो केदारनाथ में होने हैं उसके लिए मनोज रावत जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से, उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर
जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के, सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी जी घोषित हो गया है। मैं समझता हूं आज ही उनके नामांकन की तिथि भी तय हो जाएगी। जैसे ही नामांकन की तिथि तय होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन केदारनाथ का उपचुनाव इस राज्य का एक टर्निंग पॉइंट होगा। नमस्कार, आप सबको दीपावली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने पलटन बाजार के मुख्य द्वार का लोकार्पण भी किया। इसी के साथ साथ राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के भाव के लिए सर्वे चौक देहरादून में यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया है। यह मार्ग देहरादून के मुख्य स्थलों राष्ट्रपति आशियाना, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उत्तराखंड शासन का सचिवालय एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को जोड़ता है। इस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक की स्थापना जन सामान्य के हृदय में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने का प्रयास किया गया है। और इस मौके पर विधायक श्री खजान दास, उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद श्रीमती मधु भट्ट, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल एवं स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी मौजूद रहे। आपको दिखा रहे जहां सीएम धामी ने जो है एक बड़ी पहल उनके सामने आ रही है, जहां पर एक स्मारक ध्वज का उद्घाटन हुआ है। सीएम धामी ने इसका लोकार्पण किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने का ये एक अहम पहल माना जा रहा है। और हरिद्वार जिले के ठसका गांव में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मरीजों का आंकड़ा अब यहां 55 हो गया है। हालांकि लगातार मिल रहे मरीजों से ठसका गांव डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है और वहीं स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर मरीजों की जांच कर रहा है और उनको दवाइयां भी वितरित की जा रही है। इसी के साथ विभाग द्वारा बुखार से पीड़ित मरीजों के सैंपल भेजकर जांच भी कराई जा रही है। हरिद्वार एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा के मुताबिक ठसका गांव में मरीजों का आंकड़ा अब 55 पार हो गया है। उन्होंने बताया कि 60 और मरीजों के खून और सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार शिविर लगाकर मरीजों की जांच के साथ साथ दवा भी दे रही है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट रोड और रेलवे रोड पर दिन दहाड़े महिलाओं का पर्स छीनने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलगिया ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार और त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरीवाल ने एसओजी की टीम के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अमन कुमार निवासी सरबहारा नगर काले के ढाल ऋषिकेश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद किए हैं। और वही सुसाइड नोट छोड़कर नहर में कूदकर आत्महत्या की अफवाह फैलाने वाली बीकॉम फाइनल की जो है छात्रा वापस घर लौट आई है। पुलिस छात्रा को कोतवाली में बुलाकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरअसल विगत 13 अक्टूबर को मंगलौर पुलिस को सूचना दी गई कि मंगलौर क्षेत्र के कुमारड़ी गांव में बीकॉम कर रही छात्रा रानी ने घर में एक सुसाइड नोट छोड़कर गायब हो गई है। सुसाइड नोट में गंग नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही गई थी। सुसाइड नोट मिलने के बाद परिजन गंग नहर में पहुंचे तो छात्रा की चप्पल, मोबाइल और दुपट्टा पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस को छात्रा की आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। 26 अक्टूबर को अचानक गायब हुई लड़की रहस्य ढंग से वापस घर लौट आई। तो छात्रा के अचानक वापस आ जाने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। फिलहाल पुलिस छात्रा को कोतवाली लाकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। कुमारड़ी की रानी नाम की लड़की है, बालिग है, जो सत्तार की बेटी है, जो बीकॉम फाइनल में पढ़ रही है। इसका किसी से अफेयर था ऐसा सुनने में आया। तो उसके चलते इसने एक सुसाइड नोट घर में छोड़ा और उसके बाद मंगलौर कस्बे की नहर, गंग नहर पुल पर चप्पल, मोबाइल वगैरह छोड़ के ये छलांग लगाना इसने ऐसा माहौल बनाया था, जिसकी गुमशुदगी हमने दर्ज की थी। उसके बाद उसकी काफ़ी तलाश की गई। नहर में पानी था, एसडीआरएफ पुलिस, जल पुलिस सब ने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा।
और वहीं पौड़ी जिले पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा जारी वारंट की 100% तमीली करने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिसमें ऐसे शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत थानाध्यक्ष रिखनी खाल संतोष पैतवाल के द्वारा थाने पर 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसके क्रम में गठित पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि वारंटी मनीष सिंह पर कई धाराओं पर मुकदमा दर्ज है और वारंटी काफी समय से फरार चल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने एक टीम गठित की है और टीम गठित के बाद से लगातार दबिश देते हुए पुलिस नजर आ रही है। पौड़ी से खबर बता रहे हैं जहां पर फरार चल रहा शातिर वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही सूचना मिली थी पुलिस को, लेकिन पुलिस लगातार जो है अपराधियों के खिलाफ अब अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। फरार चल रहा शातिर वारंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां कई दिन से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार दबिश देती हुई नजर आ रही थी, हर तरह से जांच पड़ताल कर रही थी और अब पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ा एक तरह से कहे तो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद से ये सफलता मिली, जहां फरार चल रहा शातिर वारंटी को अब पुलिस ने दबोच लिया है। अब आगे की कार्रवाई भी करेगी और इसी के साथ साथ पूछताछ भी करने में पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कई दिन से ये जो शातिर वारंटी था वो लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सजगता के साथ एक पूरी टीम को गठित की और टीम गठित करने के बाद से जो है इस शातिर को गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता पाली है। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये खबर पौड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जहां पर फरार चल रहा शातिर वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एक महिला द्वारा 1.5 साल की बच्ची चोरी की घटना सामने आई है। वहीं मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्ची को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी देते हुए कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल ने महिला से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि महिला बच्ची चोरी करने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी। फिलहाल महिला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ऋषिकेश में 1.5 साल की बच्ची की चोरी होने का मामला सामने आया है। ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस के हत्थे अब महिला जो चोर थी वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। इसी महिला ने बच्ची को चुराया था और अब कोर्ट के आदेश पर महिला को जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार जो है बच्ची चोरी के मामले में जो है इससे पहले भी कई संलिप्तता देखी गई है और उसके बाद से पुलिस ने दबिश दी और अब पुलिस के हाथ में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता लगी, जिसके बाद से पुलिस ने इस महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी सफलता भी हासिल की। बच्ची को भी बरामद किया गया है, जहां 1.5 साल की बच्ची चोरी हुई थी। 1.5 साल की बच्ची को चोरी करने में इस महिला ने कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और अब पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस महिला को अब जो है अपने गिरफ्त में ले लिया है और अब इसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हो रही है और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे काम में कौन कौन संलिप्त है, क्या ये महिला अकेली है या फिर इसमें और भी इसके गुर्गे शामिल है। फिलहाल पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जहां पर 1.5 साल की बच्ची को चुराया गया था और अब पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और अब महिला को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।